वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, पाठ 11 यातायात और संचार माध्यम। सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ सारणी को हमें पूरा करना है। इसमें यातायात मार्ग दिया हुआ है, यातायात के साधन दिए हुए हैं और इनका उपयोग किस लिए होता है ये दिया हुआ है। उदाहरण के लिए पहला खाना पूरा भरा हुआ है। सड़क मार्ग है। यातायात का मार्ग कौन सा है? सड़क मार्ग से हमें यात्रा करनी है। साधन कौन सा है हमारे पास? रिक्शा। और रिक्शा का उपयोग किस लिए होता है? यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ठीक है। अब इसी तरह हमें ये तीनों कॉलम जो है भरने हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो दिया है सड़क मार्ग ही फिर से हमें मिला है और इस बार यातायात का साधन है ट्रक। अब ट्रक का उपयोग किस लिए होता है? ट्रक का उपयोग होता है सामान या माल के यातायात के लिए। तीसरा है यातायात का साधन दिया हुआ है मेट्रो। मेट्रो के लिए कौन सा यातायात मार्ग होता है? यस, आप सब जानते हैं मेट्रो जो है रेल मार्ग से यात्रा होती है और इसका उपयोग किस लिए होता है? तो यात्री यातायात के लिए होता है, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अब इन्होंने अगला दिया है जल मार्ग। अब जल मार्ग में दिया है तो यातायात के साधन कौन से होंगे और उनका उपयोग किस लिए होगा। अब जल मार्ग से हम बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो देखते हैं, नाव है, छोटी नाव, बड़ी नाव, स्टीमर, इंजन से चलने वाले, और क्रूज, बड़े बड़े जहाज। इनका उपयोग किस लिए होता है? यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पानी के रास्ते, जैसे नदी है या समंदर है, नदी या सागर में, तो ये जो है नाव, स्टीमर या क्रूज के द्वारा यात्री सफर करते हैं। अगला हमें यातायात के साधन दिए हुए हैं हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर के लिए यातायात मार्ग कौन सा होगा? क्या हेलीकॉप्टर सड़क पर चलेगा, रेल मार्ग पे चलेगा या जल मार्ग पे? बिल्कुल नहीं। यस, आपने सही पहचाना। हेलीकॉप्टर जो है हवाई मार्ग से यात्रा करता है और इसका उपयोग किस लिए होता है? यात्री यातायात के लिए भी होता है और माल यातायात के लिए भी होता है। दुर्गम स्थानों पर सामान पहुंचाने के लिए, जैसे हमारी जो
सीमावर्ती प्रदेशों में, पहाड़ी प्रदेशों में हमारी जो सेना के जवान वहाँ रहते हैं उन तक सामान पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग होता है। कई बार हमने देखा होगा आपातकालीन स्थितियों में, बाढ़ जैसी परिस्थितियों में फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए भी हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है और सामान पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। अगला है हवाई मार्ग। अब यहाँ दोनों कॉलम खाली है। अब हेलीकॉप्टर तो हमने देख लिया हवाई मार्ग से, और कौन सा साधन बचा हवाई मार्ग का जो यातायात के लिए हम उपयोग कर रहे हैं? विमान। इसका उपयोग किस लिए होता है? यात्रियों के सफर के लिए और माल सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। अगला यातायात का साधन है पनडुब्बी। अब पनडुब्बी कहाँ चलेगी? हवा में चलेगी, पानी में चलेगी, सड़क पर चलेगी? कहाँ चलेगी? पनडुब्बी पानी में डूबी हुई। बिल्कुल सही, ये चलेगी जल मार्ग पर। और इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग होता है संशोधन करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। कई बार समुद्र के गहराइयों में उसकी जब यदि कोई खोज करने के लिए खोजी लोगों का दल जाता है तो वहाँ पर पनडुब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पनडुब्बी का इस्तेमाल, प्रयोग इस तरह से होता है। जासूसी के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल होता है। एक देश के जासूस दूसरे देश की जासूसी करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र, जल की जो सीमा है, पानी की जो सीमा है, जो देश समुद्र के बीचों बीच है, जैसे हमारा भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो पड़ोसी देश या अन्य देश जासूसी करने के लिए पनडुब्बी के द्वारा भारत की जासूसी कर सकते हैं, या इसी तरह से अन्य देशों की जासूसी भी की जा सकती है। तो उसके लिए भी पनडुब्बी का प्रयोग होता है। अब अगला है जल मार्ग। अब जल मार्ग में पनडुब्बी हो गया, नाव, स्टीमर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? बचा क्या बचा? देखिए, जहाज, पानी के बड़े बड़े जहाज, जिसे हम कार्गो शिप भी कहते हैं, पानी सामान ले जाने वाले। ये माल का यातायात करते हैं। ये केवल माल ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं एक देश से दूसरे देश तक। अब यहाँ यातायात के साधन में खच्चर दिया हुआ है। अब खच्चर कहाँ चलता है? खच्चर चलता है सड़क मार्ग पे, क्योंकि खच्चर पानी में नहीं चलेगा, हवा में नहीं उड़ेगा, है ना, रेल मार्ग पे नहीं चलेगा। खच्चर चलता है सड़क मार्ग पे, पहाड़ी रास्तों पर, सड़कों पर। और खच्चर का उपयोग क्या है? तो माल यातायात के लिए। अब अगला दिया है रेल मार्ग। रेल मार्ग में ट्रेन और मालगाड़ी, 2 यातायात के साधन होते हैं। अब इनका उपयोग, ट्रेन का उपयोग तो हम सब जानते हैं, यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर करते हैं। और मालगाड़ी जो है वो माल या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। नल मार्ग, ये तो बिल्कुल नया सा लग रहा है शब्द एकदम। नल मार्ग क्या है? अब नल मार्ग जो है ये है, इसका यातायात का साधन क्या होता है? पाइप, बड़ी बड़ी पाइप आपने कई बार देखी होगी। और पाइप के द्वारा इनका उपयोग किस लिए होता है? तो द्रव पदार्थों के यातायात के लिए। आपने पानी की बड़ी बड़ी पाइप देखी है, इसी तरह से पेट्रोलियम की पाइप होगी, तेल की पाइप रहती है। तो इसके लिए नल मार्ग का उपयोग होता है। तो इस तरह से हमने देखे यातायात के मार्ग। जो यातायात के प्रमुख जो मार्ग हैं 5 हैं: भू मार्ग यानी सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग और नल मार्ग। तो भू मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग, इनका तो हम उपयोग अच्छी तरह से जानते हैं। नल मार्ग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि तरल पदार्थ और गैस, इनको पाइपलाइनों में ले जाया जाता है। किसी भी रासायनिक पदार्थ को, जो तरल पदार्थ है, उसको एक पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। कच्चा तेल है, पेट्रोलियम है, ईंधन, इस तरह के जो सामान हैं उन्हें भेजने के लिए नल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं, कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। इन परिस्थितियों में
आप कौन से यातायात मार्ग एवं साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब आपको बहुत सारे यातायात के मार्ग पता है, साधन पता है। अब हमें यह देखना है कि हम किन स्थितियों में इन मार्गों और साधनों का उपयोग करते हैं। हमारे भारत देश, और इसमें हमारे सामने ये एक स्थिति ऐसी है कि हमें आपातकालीन स्थिति में नागपुर से भोपाल जाना है। तो आओ पहले देखते हैं कि नागपुर भारत के नक्शे में कहाँ पर है। तो ये है नागपुर और ये है भोपाल। नागपुर है हमारे महाराष्ट्र में और भोपाल जो है ये है हमारे मध्य प्रदेश में। यदि हम भारत के यहाँ मानचित्र में देखें तो ये है भोपाल मध्य प्रदेश में और ये है नागपुर महाराष्ट्र में। अब हमें नागपुर से भोपाल जाना है, इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है। तो हम किस यातायात के साधन का उपयोग करेंगे, किस यातायात के मार्ग का उपयोग करेंगे? तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है। दूरी कम है लेकिन स्थिति कैसी है? इमरजेंसी की स्थिति है। तो उसके लिए 3 रास्ते हो सकते हैं। नागपुर से भोपाल जाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग हो सकता है। तो ट्रेन द्वारा भोपाल से नागपुर तक की दूरी लगभग 384 किलोमीटर है और ट्रेन यात्रा में 5.5 घंटे लगभग लगते हैं। दूसरा है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग द्वारा लगभग 9 घंटे लगते हैं नागपुर से भोपाल पहुंचने में। और तीसरा है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग से भी लगभग 5.5 घंटे में हम नागपुर से भोपाल पहुंचते हैं। तो इमरजेंसी स्थिति है, तो इमरजेंसी स्थिति में यदि हमें नागपुर से भोपाल पहुंचना है तो इसकी दूरी को ध्यान में रखते हुए ट्रेन और हवाई मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग दोनों के द्वारा यात्रा की जा सकती है। अब इसमें ये हम देखेंगे कि हम जब ट्रेन से यात्रा करेंगे तो हमारा खर्च कम होता है और रेल मार्ग में हवाई मार्ग में यात्रा करने पे खर्च अधिक होता है। तो आपातकालीन स्थिति है तो उसमें हवाई मार्ग का चयन भी किया जा सकता है। सड़क मार्ग का चयन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें यात्रा करने में लगभग 9 घंटे लगते हैं और इससे हमें स्थिति हमारी बिगड़ सकती है क्योंकि इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है। तो उसमें हवाई मार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि इससे हम तुरंत पहुंच सकते हैं और इमरजेंसी में कुछ हमें सामान पहुंचाना है, चिकित्सा सुविधा पहुंचानी है, तो ये सारी चीज़ें आराम से पहुंचाई जा सकती हैं। दूसरा स्थिति हम यहाँ देखते हैं, स्वच्छता संदेश देते हुए आपको कन्याकुमारी तक जाना है, इसलिए आपको कोई समय मर्यादा नहीं है। अब हम मुंबई में रहते हैं। अब मुंबई से हमें कहाँ जाना है? कन्याकुमारी तक जाना है। यह है मुंबई से कन्याकुमारी तक का रास्ता। अब हमें स्वच्छता का संदेश देना है, राह में पड़ने वाले हर स्थान पर लोगों को स्वच्छता का संदेश देना है और हमारे पास कोई समय मर्यादा नहीं है, मतलब हमें कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम जा सकते हैं। तो जन जन तक संदेश पहुंचाना है तो इसके लिए सबसे आसान और सुलभ जो यातायात मार्ग है वो है सड़क मार्ग और हम उसके लिए बस का इसका मोटर बाइक का, गाड़ी का, मोटर कार का, बहुत सारे साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्या है? ये हमारा विश्व का मानचित्र। निश्चित है हमें कहीं दूसरे देश में यात्रा करनी है। यस, कोंकण से हापुस आम अरब देशों में भेजने हैं। पहले देखते हैं कोंकण कहाँ है। तो कोंकण हमारे भारत में, ये महाराष्ट्र में, ये जो लंबा समुद्री किनारा है ये है कोंकण, है ना, यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये इस यहाँ पर, इसके बाद हमें भेजना कहाँ है? अरब देश में। ये है सऊदी अरब कंट्री, अरब देश में भेजना है। क्या भेजना है? हापुस आम भेजने हैं। तो बच्चों ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है? भारत से अरब देश की यात्रा है। अब हमें भेजना क्या है? हापुस आम। अब हापुस आम भेजने हैं तो इमरजेंसी ये हो गया। आम जो है बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकते, बहुत अधिक से अधिक यदि हम इन्हें रख के भेजेंगे तो 1 हफ्ता तक चला सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो आम 2 से 3 दिनों में पकने लगता है। तो आम भेजना है, फटाफट भेजना है, तो हम किस मार्ग का उपयोग करेंगे?
हम हवाई मार्ग का उपयोग करेंगे और कार्गो प्लेन द्वारा हापुस आम अरब देशों में हम भेजेंगे, क्योंकि हापुस जो है ये नाशवान है, बहुत ज़्यादा दिन ये टिकेगा नहीं, इसलिए इसका तीव्र गति से इसका यातायात होना ज़रूरी है, जल्दी से जल्दी इसका पहुंचना ज़रूरी है। और तीव्र गति से यातायात के लिए हम हवाई मार्ग से एरोप्लेन द्वारा आम भेजेंगे। अब देखते हैं अगला, फिर से ये विश्व मानचित्र आ गया हमारे सामने। तो पुणे से इंद्रायणी चावल का निर्यात दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में कम लागत में करना है। पुणे भारत में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में, हमारे महाराष्ट्र राज्य में पुणे हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र में ये पुणे। अब उसके बाद जाना कहाँ है हमको? पुणे से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में जाना है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप, उसके दक्षिण में ये केपटाउन हम यहाँ देख रहे हैं। तो पुणे से केपटाउन तक जाना है और चावल का निर्यात करना है और कम लागत में करना है। यानी चावल भेजना है तो चावल जो है ये टिकाऊ है, ये आराम से 5-6 महीना साल भर टिकता है, कोई खराब तो होता नहीं, इसलिए इसका यातायात कोई तीव्र गति से होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे सामने ये कंडीशन है कि कम लागत में, यानी पैसा भी कम खर्च हो। तो हम किस यातायात मार्ग का उपयोग करेंगे? तो हम जल मार्ग का उपयोग करेंगे और जल मार्ग में हम जहाज के द्वारा, कार्गो शिप के द्वारा चावल पुणे से केपटाउन तक भेजेंगे। अब पुणे जो है वो तो समुद्री किनारा नहीं है, पुणे बीच में है, तो पुणे से चावल पहले यहाँ मुंबई लाया जाएगा और मुंबई से फिर ये शिप के द्वारा केपटाउन तक पहुंचेगा। अब यह है हमारे महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र। जब भी हम कोई मानचित्र देखते हैं बच्चों, तो उसमें एक तो ऊपर उसका चित्र, उसका विषय क्या है वो दिया रहता है। तो ये हमारे महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र और इसमें विषय सूची यहाँ दी हुई है, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टेट बाउंड्री दर्शाई गई है, ये जो डैश डैश आपको दिखाई दे रहा है ये महाराष्ट्र राज्य की सीमा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, महाराष्ट्र राज्य के हर जिले की सीमा दर्शाई गई है यहाँ पे इसमें। इसके बाद है स्टेट कैपिटल, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर जिले के जो मुख्यालय के यहाँ दर्शाया गया है। नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीन कलर से, हरे रंग से दर्शाए गए हैं। और रेलवे लाइन, महाराष्ट्र राज्य में रेलवे लाइन कहाँ कहाँ तक जाती है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आपको दिख रही लाइन इस तरह से। निश्चित है हमारा प्रश्न भी कुछ इन्हीं से संबंधित होगा। चलो देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि नंदुरबार जिले में सब्जियों का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ है। अभी नंदुरबार जिला कहाँ पर है देखते हैं। लेकिन स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य नहीं मिलता। नागपुर सूरत महामार्ग एवं सूरत भुसावल रेल मार्ग जिले से होकर जाता है। ओके, अब नंदुरबार जिला कहाँ? नंदुरबार एक महाराष्ट्र का जिला है, तो हम देखते हैं ये गुजरात का जिला है सूरत और ये है नंदुरबार हमारा महाराष्ट्र का जिला, ये नंदुरबार। अब नंदुरबार में सब्जियां तो अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन आसपास के बाजार में बेचने पर उसकी कीमत अच्छी नहीं मिल रही है। तो किसान को क्या करना है, जो सामान है उसको दूसरे जिलों तक पहुंचाना है, उसके दूसरे राज्यों में उसको बेचना है, तो वो क्या करे? तो उसको कैसे काम करेगा वो? अब उसमें पहले तो हमें देखना है कि हमें कौन सा सामान बेचना है। हमें सब्जियां बेचनी है। अब सब्जियों को दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि सब्जियां जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। कोई भी सब्जी हो, आलू और प्याज को छोड़ दो तो कोई भी सब्जी हो, चाहे वो टमाटर हो, फ्लावर हो, कैबेज हो, हरी सब्जियां हो, बैगन, करेला, भिंडी, कोई भी सब्जी हो, वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसका मतलब यातायात जो है तीव्र गति से होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो मुद्दा हो गया कि यातायात हमें शीघ्रता से करना है। अब यहाँ पर दिया है कि जिले में नागपुर सूरत महामार्ग है, नेशनल हाईवे है, और सूरत भुसावल रेल मार्ग भी जिले से होकर जाता है। तो जिले से होकर जाने वाला जो महामार्ग है ये और रेल मार्ग है, ये जिले के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं
सूरत भुसावल रेल मार्ग, ये है जलगांव, जलगांव के पास यहाँ भुसावल। अब यहाँ से हम देख रहे हैं भुसावल से लेकर ये सूरत तक यहाँ ट्रेन से लाइन बनी हुई है, यानी रेल मार्ग से यहाँ से जाया जा सकता है। और दूसरा है नागपुर सूरत महामार्ग। अब ये है हमारा नागपुर महामार्ग जो है, रेलवे लाइन तो ये ब्लैक कलर से दर्शाई गई है और महामार्ग जो है वो ग्रीन कलर से दर्शाए गए हैं इसमें हरे रंग से। अब है नागपुर सूरत महामार्ग, ये है हमारा नागपुर। अब नागपुर से हम देख रहे हैं कि ये महामार्ग जो है यहाँ जा रहा है ये, और ये नंदुरबार जिले से होके गुजर रहा है। देख रहे हैं ना, ये नंदुरबार जिला है, नंदुरबार से होकर ये गुजर रहा है, सूरत तक जा रहा है। तो जो किसान है वो महामार्ग का उपयोग करते हुए या रेल मार्ग का उपयोग करते हुए अपना उत्पादन दूसरे जिलों तक पहुंचा सकता है, सूरत तक पहुंचा सकता है। फिर से हमें एक मानचित्र हम देख रहे हैं। अब ये इसमें क्या प्रश्न हम देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं मानचित्र में क्या क्या देख रहे हैं। हमारे भारत देश का मानचित्र है, यहाँ पे यूनाइटेड अरब सऊदी अरब कंट्री हम देख रहे हैं। यहाँ पर म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। चलो अब देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है कि आपको अपने गांव से सिंगापुर घूमने जाना है। वेरी गुड। उसके लिए आपके पास 10 दिनों की समयावधि है। आपके पास 10 दिन का टाइम है और आपको अपने गांव से सिंगापुर घूमने जाना है। अब हम मुंबई में हैं, आप कहीं भी किसी भी गांव में हो सकते हो, किसी जिले में, किसी शहर में हो सकते हो। तात्पर्य है कि हमको भारत से सिंगापुर जाना है घूमने के लिए। अब चाहे हम महाराष्ट्र के किसी शहर से, किसी गांव से जाएं या भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से हम जाएं, हमें जाना है सिंगापुर। समय कितना है? सिर्फ 10 दिन है हमारे पास। तो सिंगापुर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो हम हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं और दूसरा हम जल मार्ग का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर हम देख रहे हैं यहाँ पे और भारत में यहाँ से हम जल मार्ग से भी सिंगापुर जाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास 10 दिन का ही समय है, तो हम क्या करेंगे? हम हवाई मार्ग का उपयोग करते हुए सिंगापुर पहुंचेंगे, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। अब समय सीमित है तो हमें और वहाँ घूमना भी है जाकर, तो हम हवाई मार्ग का हवाई जहाज के द्वारा उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यातायात करने के लिए, चाहे वो यात्री यातायात हो, चाहे माल का यातायात हो, हमारे पास अनेक साधन हैं। लेकिन हम यातायात के लिए साधन का उपयोग करते समय या मार्ग का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। अब हम देखते हैं यातायात के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। पहला तो है कि भाई हमें कहाँ जाना है, वो अंतर कितना है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी कितनी है। दूसरे, प्राकृतिक रचना कैसी है, वो स्थान कैसा है, टापू है, पहाड़ी स्थान है, समतल स्थान है, मैदानी प्रदेश है, तो किस तरह की प्राकृतिक संरचना है वहाँ की। मार्ग एवं साधन, वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से मार्ग उपलब्ध हैं और कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। बाजार केंद्र, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का बाजार कैसा है, कितने बाजार हैं, छोटे बाजार हैं, बड़े बाजार हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यातायात हम केवल पर्यटन के लिए या घूमने के लिए नहीं करते, है ना। यातायात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, जाना। तो हमारा उद्देश्य व्यापार करना भी होता है, एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, तो हमें एक बाजार की जानकारी भी रखनी जरूरी हो जाती है। उसके बाद जलवायु, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सामान जो है उसका हमारे सामान पर जो है जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो सामान विशेष जलवायु में जल्दी खराब हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं वस्तु कौन सी है, जैसे एक नाशवान वस्तु है, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, फूल है, तो ये सब जो है इसके लिए ये तीव्र यातायात की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वस्तुएं ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। समय,
हमें कितना समय लगेगा कहाँ पहुँचने के लिए, तो समय पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। कितना खर्च होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए हमारी जेब में कितने पैसे हैं, क्योंकि सभी चीज़ें ज़रूरी है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यय, पैसा हम कितना खर्च कर सकते हैं। और समयावधि, कितना समय। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यात्रा अथवा यातायात किया जाए तो समय एवं खर्च की बचत होती है। इसके अलावा यात्रा आरामदायी हो सकती है, माल की क्षति न होते हुए यातायात हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि हमें हापुस आम पहुंचाना है, तो हमने सोचा कि भाई हापुस आम ज़्यादा टिकेगा नहीं, तो हमें जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, तो हमने हवाई मार्ग का चयन किया। तो यदि हम इस सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि समय कितना लगेगा, सामान कौन सा है, सामान का वस्तु का प्रकार कैसा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यातायात का हम चयन करें तो माल की क्षति नहीं होगी और हमारा यातायात सहजता से हो सकता है। ग्राहक द्वारा दी जाने वाली माल की कीमत केवल उत्पादन खर्च पर निर्भर नहीं होती है। हम जो सामान बाजार में खरीदते हैं तो उसके लिए हम जो कीमत देते हैं, वो कीमत किस पर निर्भर करती है कि भाई माल का उत्पादन कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि वह जो उत्पादन हुआ है, वो जो सामान है, वो कहाँ से पहुँचा है। जैसे हम मुंबई में बैठे हैं, अपने घर के आसपास के बाजार में हम सब्जी खरीद रहे हैं। अब वो सब्जी मुंबई में तो खेती ज़्यादा होती नहीं है, तो मुंबई में के निश्चित है आसपास के गांव में जहाँ खेती होती होगी या दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से सामान आता होगा, तो आने जाने सामान दूसरे स्थान से यहाँ पर पहुँच रहा है, तो जो परिवहन का खर्च है, ट्रक से आया है सामान, टेम्पो से आया है, ट्रेन से आया है, तो उसमें खर्च हुआ है, तो वो जो यातायात का खर्च है वो भी उसकी कीमत में शामिल होता है। तो ग्राहक द्वारा दी जाने वाली माल की कीमत उत्पादन खर्च के साथ साथ यातायात खर्च पर भी निर्भर होती है। माल का यातायात शीघ्र एवं सुरक्षित हो, यह आवश्यक है। यातायात आर्थिक दृष्टि से किफायती होने से माल की कीमत कम रखी जा सकती है, क्योंकि यदि पैसे कम खर्च हुए हों, आवागमन में पैसे कम लगे हों, तो पेट्रोल या डीजल की बचत हुई है, समय की बचत हुई है, तो जो काम करने वाला, गाड़ी सामान लेकर आने वाला ड्राइवर है, उसको हमें कम पैसे देने हुए हैं। तो यदि ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, ये सारी बातें हैं, तो माल की कीमत अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि हमारी लागत कम हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो यातायात एक मूलभूत सुविधा है, चाहे यात्रियों के लिए हो, चाहे वस्तुओं के लिए हो, सामान के लिए हो, यह एक बहुत प्राइमरी बेसिक सुविधा है। यातायात व्यवस्था में विकास देश प्रदेश के विकास का मानक है। किसी देश में, किसी प्रदेश में यातायात व्यवस्था कैसी है, आवागमन की सुविधा कैसी है, यह उस स्थान के विकास को दर्शाता है। यातायात व्यवस्था में सुधार होने से प्रदेश में यात्रियों का आवागमन तथा माल की आवक जावक भी बढ़ती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यदि यातायात व्यवस्था अच्छी होती है तो हमारे क्षेत्र में लोगों का आना जाना तो बढ़ता ही है, क्योंकि सुविधा है यातायात की, ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, ऑटो रिक्शा है, मोटर कार है, एरोप्लेन है। यानी यदि सभी सुविधाएं अच्छी तरह से हों तो यात्रियों का आना जाना बढ़ता है, माल की आवक जावक भी बढ़ती है, माल का भी आना भी बढ़ता है और माल यहाँ से दूसरी जगह जाता भी है। तो इस तरह से व्यापार जो है वो बढ़ता है, और व्यापार बढ़ने से क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। अब व्यापार केवल अनाज का नहीं, कोई केवल सोने का नहीं, केवल कपड़े का नहीं, सभी चीज़ का व्यापार होता है। सब्जियों का व्यापार है, फलों का व्यापार है, फूलों का व्यापार है, अनाज का व्यापार है, सोने चांदी जैसी धातुओं का व्यापार है, टेक्सटाइल कपड़ों का व्यापार है, बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होता है। तो यदि यातायात व्यवस्था अच्छी होती है तो व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास भी होता है। परिणाम स्वरूप बाजार केंद्रों एवं उद्योग धंधों का विकास होता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है।
इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।